जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेस W1 एंड W2 आर्स V equals to W1 plus W2. सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन आपको दे रखी है। इस लाइन का मतलब बता देती हूँ गाइज मैं। इस लाइन का मतलब है कि जो आपका V है वो क्या है, W1 प्लस W2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन है V इक्वल्स टू W1 प्लस W2, यानी इसका मतलब है डायरेक्ट सम। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें क्या कर रखा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है कि जब V क्या हो, या तो डायरेक्ट सम्स हो तो हमें ये कंडीशन दिखानी है, और जब हमारे पास ये वाली कंडीशन दे रखी हो तो हमें डायरेक्ट सम दिखाना है। ठीक है, तो अब हमारे नेसेसरी कंडीशन क्या होगी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या होंगी, तो वे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसरी कंडीशंस की। नेसेसरी कंडीशंस, तो नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन को तो मान के चलना है और इस कंडीशंस को आपको प्रूफ करना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक चीज लेट करते हैं, दूसरी चीज प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सम को हम इस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो लेट कर लिया हमने कि V जो है वो क्या है, W1 प्लस W2। ठीक है, इस लाइन का मतलब भी आप यहाँ पे लिख लो, जिससे आप बोलो मत, दैट इज कि V क्या है आपका, डायरेक्ट सम है। ठीक है, V क्या है आपका, डायरेक्ट सम है। किसका डायरेक्ट सम है, ऑफ टू सब स्पेस। ठीक है, दो सब स्पेस का क्या है, ये डायरेक्ट सम है। कौन से दो सब स्पेस, W1 एंड W2। ठीक है, बताओ, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब क्या करना है हमें, देन मैंने बताया आपको, इस कंडीशन को जब आप लेट कर रहे हो तो दैट मीन्स इस कंडीशन को आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। तो देन वी हैव टू प्रूफ, तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, दैट इज कि V इक्वल्स टू W1 प्लस W2 कोमा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है। और क्या लेट करके चले हैं, यहाँ पे हम लेट करके चले ये कंडीशन यानी डायरेक्ट सम वाली, और प्रूफ करना है हमें ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट सम है यानी कि आपके जो एलिमेंट W1 से आप कंटेन करेंगे और ये W2 से करेंगे, जब हम दोनों का समेशन करेंगे तो दैट मीन्स वो क्या होगा, V का ही तो रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस ईच एलिमेंट, यानी जो आपका हर एक एलिमेंट है किसका, V का, वो किसके इक्वल होगा, वो, या फिर इक्वल भी कह सकते हो या फिर एक्सप्रेसिबल भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है आपकी क्या रिप्रेजेंट करे कि इस V के हर एक एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है, यानी कि जो ये आपकी लाइन है ना, ये वाली जो आपकी कंडीशन दे रखी है कि V इक्वल्स टू W1 प्लस W2, जो आपको लाइन दे रखी है, ये लाइन आपको यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रही है कि अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट के समेशंस के इक्वल होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट के समेशंस के इक्वल होगा, ये लाइन यहाँ पे ये बोलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या पता चल रहा है, दैट इज, इससे आपका यह पता चल रहा है कि आपका जो V है वो किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के। इससे ये बात पता चल गई, चली नहीं चली, बताओ, ये वाली बात पता चल गई इससे कि इसके हर एक एलिमेंट जब इसके समेशन में, दैट मीन्स V किसके इक्वल है, W1 प्लस 2। दैट इज कि हमारी जो फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ही तो है, और ये हमारी कौन सी कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है। दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो वेरीफाई कर गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशंस है वो क्या हो गई, वेरीफाई।
इतनी बात क्लियर है। यहीं पे देखते रहना। देखो v अगर W1 प्लस W2 दैट मीन्स डायरेक्ट सम का मतलब है कि अगर इसके हर एक एलिमेंट की हम बात करें तो वो इसके हर एक एलिमेंट प्लस इसके हर एक एलिमेंट के इक्वली तो होगा। तो दैट मीन्स इस समय क्या पता चला कि v जो है वो W1 प्लस W है। और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन में शो करनी थी, सेकंड कंडीशन इंटरसेक्शन शो करना था। क्योंकि हम ये लेट करके चले तो ये दोनों चीज प्रूव करेंगे तो पहली कंडीशन प्रूफ होगी। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपने इतना कर लिया। नाउ अब सेकंड कंडीशन आपको क्या शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0 ये शो करना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एलिमेंट कंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जब इंटरसेक्शन शो करना है तो उसका एक एलिमेंट कंटेन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट अल्फा जो है, ठीक है, वो हम बिलोंग कर रहे हैं किससे, W1 इंटरसेक्शन W2 से। और जो ये अल्फा है दैट मीन्स कि ये 0 के इक्वल भी नहीं है। यहाँ पे ये बात भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन अभी मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि अल्फा जो है वो 0 के इक्वल ना हो और हम उसे इंटरसेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हो। इस इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो ये अल्फा है ये आपका W1 में भी है और ये अल्फा आपका W2 में भी है। ये तो मतलब है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसके बाद आपने यहाँ से पता कर लिया कि अल्फा जो है W1 में भी है और अल्फा W2 में भी है। ठीक है, तो अब हम इसे इस कंडीशन को इस तरीके से तो लिख सकते हैं क्या, कि हमने अल्फा मान लिया W1 में भी है W2 में भी है। जब W1 में होगा तो अभी हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी कि v इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो अगर मैं इसमें W1 अल्फा ले रही हूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं W1 अल्फा ले रही हूँ तो इसमें जो W2 होगा वो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी तो ये अल्फा आएगा। समझ में आ रही है ये बात। तो क्या मैंने बोला आपको कि यहाँ पे मैंने अल्फा, अल्फा कब आएगा यहाँ पे, अभी तो मैंने बताया इन दोनों का समेशन इसके इक्वल आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसे अल्फा मान लिया। जब मैंने इसे अल्फा माना तो W2 को 0 माना। तो अल्फा एलिमेंट कब आएगा, जब मैं इसे अल्फा लूँ और इसे 0 लूँ। तो यहाँ पे क्या बात पता चल रही है, यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि जो ये अल्फा है ये W1 में है, लेकिन यहाँ पे 0 जो है वो किस में है, W2 में है। इधर से तो ये बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा, इससे क्या बात पता चल रही है, क्योंकि आपको पता है v जो है वो इन दोनों के समेशन से आएगा। तो अगर ये 0 है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या 0 है, 0 कहाँ से एलिमेंट है, W1 से, और अल्फा कहाँ से एलिमेंट कंटेन है, W2 से। तभी तो इनका समेशन किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा, दैट मीन्स अल्फा के इक्वल आएगा। तो मेरे पास ये दो कंडीशन आई और अभी हम ये मान के चल रहे थे कि अल्फा जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट तो कंटेन हो रहा है ना 0। तो यहाँ पे हमारा लगा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है यानी हम जो बात कह रहे थे उसका अपोज आ रहा है हमारी तरफ यहाँ पे, यानी कि हम बात तो रख रहे थे कि अल्फा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन इस कंडीशन से पता चल रहा है कि अल्फा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जब कॉन्ट्राडिक्शन आया तो कॉन्ट्राडिक्शन जैसे हमने यहाँ पे बात की कि अल्फा जो है हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मतलब कि 0 एलिमेंट नहीं है कंटेन हो रहा है इसमें, और इसके अकॉर्डिंग 0 कंटेन हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो दैट मीन्स कि हमारा जो है यहाँ से पता चल गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि हम ये मान के चले थे कि अल्फा हमने यहाँ से इंटरसेक्शन से लिया और वो अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स इसमें 0 एलिमेंट भी नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इसके अंदर 0 एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहे। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है अल्फा, कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। लेकिन जब हमने सोल्व किया हमने एक अल्फा लिया और अल्फा को हमने अल्फा प्लस 0 लिख लिया, दैट मीन्स अल्फा जो है वो W1 हो गया, अल्फा 2 क्या हो गया, मतलब कि 0 क्या हो गया, W2 हो गया, इसे तो बिलोंग कराया। फिर हम अगर ऐसे लिखे अल्फा इक्वल 0 प्लस अल्फा तो 0 W1 हो गया, अल्फा 0 W2 हो गया। यानी कि जो आपका ये 0 है ये इसमें भी आ गया और ये इसमें भी आ गया, आया नहीं आया। तो इससे यहाँ से आपका कॉन्ट्राडिक्शन लग गया, दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में आ गया। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या करके वेरीफाई करेगी, क्योंकि हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी, और ये भी वेरीफाई करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो सेकंड कंडीशन इज वेरीफाई। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई कर दी। नाउ अब हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, सफिशिएंट
कंडीशंस की। अभी तो हम बात कर रहे थे नेसेसरी कंडीशन की, जो कि आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइज कराएंगे, पहले से पूरा समझ लीजिए। देखो अब सफिशिएंट कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। अभी हम क्या मान के चल रहे थे कि डायरेक्ट सम मान के चल रहे थे और हम इन दोनों कंडीशंस को प्रूव कर रहे थे। लेकिन अब हम इन दोनों कंडीशंस को लेट करेंगे और डायरेक्ट सम को शो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिख लो जो हम करना चाह रहे हैं कि हमने लेट कर लिया, लेट द फॉलोइंग कंडीशंस। हमने कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे लेट की है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो जो हमने यहाँ पे वेरीफाई की थी कंडीशंस, उन दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, जैसे कि पहली कंडीशंस आपको क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है कि v इक्वल्स टू W1 प्लस W2, यानी कि आपके हर एक एलिमेंट जो है W1 के और हर एक एलिमेंट W2 के अगर हमने सम करे तो वो हर एक एलिमेंट v के इक्वल होगा। सेकेंड, इनका इंटरसेक्शन, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल आ जाए, 0 के। ये तो दो कंडीशन वेरीफाई की थी। अब इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सम प्रूफ करेंगे। ठीक है, टू शो, हमें शो क्या करना है इसमें, यह शो करना है कि v जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, डायरेक्ट सम। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर देते हैं दैट मीन्स हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट है, जो आपने भी बात कही है वही लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सिंस हमने सबसे पहले क्या किया, v इक्वल्स टू W1 प्लस W2 की कंडीशन ले ली यहाँ पे। ठीक है, W1 प्लस W2। अब जब हमने कंडीशंस ली, ये कंडीशन क्या कहती है कि इसके हर एक एलिमेंट जो है वो इनके समेशंस के इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट कंटेन कर लिया गामा। ठीक है, अब मैंने गामा जो है ये वी से बिलोंग कर लिया, गामा इस एलिमेंट से कंटेन कर लिया। दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेस होगा कैसे, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है गाइस, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि v के हर एक एलिमेंट इनके समेशन के इक्वल होंगे। अब मैंने क्या किया, v से एक एलिमेंट कंटेन कर लिया गामा। ठीक है, तो वो इनके समेशन के इक्वल तो होगा। हमने कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया α1 प्लस β1। ठीक है, और ये मैंने मान लिया कि गामा के इक्वल है। अब ये गामा के इक्वल हो और α1 और β1 ले लिया। अभी तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे v के अंदर तो गामा हो गया, तो जो ये α1 है ये किसके इक्वल होगा, W1 के। β1 जो है किसके इक्वल होगा, W2 के। पे आप लिख सकते हैं सच दैट गामा क्या है, यहाँ पे किससे बिलोंग हो रहा है, गामा v से। और जो आपका ये अल्फा है ये किससे बिलोंग हो रहा है, आपका α1, ये α1 आपका बिलोंग हो रहा है W1 से। और जो ये β1 एलिमेंट है ये किससे बिलोंग हो रहा है, W2 से। इतनी बात क्लियर है। ये तो मेरा था फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ अब मैंने क्या किया, गामा को एक और एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे मैंने α2 ले लिया, α2 प्लस β2 इज इक्वल्स टू गामा। ठीक है, और सच दैट इस तरीके से ले लिया कि जो गामा है वो तो आपको पता ही है v से बिलोंग कर रहा है। अब जो ये α2 है ये इधर के जो W1 है इधर से तो बिलोंग करेगा, ये जो β2 है W2 से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे α2 जो है वो W1 से और β2 जो है वो W2 से। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो ये वाली जो कंडीशंस है, ये वाली इक्वेशन भी गामा के इक्वल है और ये वाली इक्वेशन भी गामा के इक्वल है। दैट मीन्स कि इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये भी गामा ये भी गामा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया α1 प्लस β1। अब जो ये गामा है इस गामा की जगह दूसरी वाली कंडीशन लिख लूँ, α2 प्लस β2। जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ए सी के इक्वल ही था, क्योंकि ये दोनों बात तो सेम ही कह रहा है। तो दैट मीन्स ए सी के इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे अगर α1 β1 गामा के इक्वल है, α2 β2 गामा के इक्वल है, दैट मीन्स α1 β1 α2 β2 के इक्वल है समीशन में। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको।
नाउ अब आप इन्हें इधर उधर कर लीजिए, दैट मीन्स कि अल्फा को एक तरफ कर लीजिए और बीटा को एक तरफ कर लीजिए। तो जो ये अल्फा टू है ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो अल्फा वन माइनस अल्फा टू। इधर जो ये बीटा है उसे मान लीजिए, दैट मीन्स बीटा टू माइनस बीटा वन। इतना करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर, जहाँ पे आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये किसके अंडर में है, W1 के, और ये किसके अंडर में है, W2 के। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बात किया कि अल्फा वन W1 में और अल्फा टू W1 में, तो अगर हमने सबट्रैक्ट करे तो वो भी तो W1 में ही आएगा। ऐसे ही अगर बीटा टू एलिमेंट W2 में है और बीटा टू भी W2 में, अगर हम इनकी माइनस करें तो वो भी तो W2 में आएगी। तो दैट मीन्स वेयर अल्फा वन माइनस अल्फा टू बिलोंग्स टू W1 और बीटा टू माइनस बीटा वन बिलोंग्स टू W। ठीक है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट अल्फा और W1 से ही ले रहे हैं, मान लो अगर हम एलिमेंट W1 से ही ले रहे हैं 2 और एक ले रहे हैं 4, तो अगर हम इन्हें माइनस करें तो वो भी तो इसी साइड में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स अल्फा वन माइनस अल्फा टू भी तो इसी साइड में बिलोंग करेगा, एज ई बीटा टू माइनस बीटा वन भी करेगा। अब नाउ इधर आप क्या कह सकते हैं कि जब ये एलिमेंट इसमें भी कंटेन हो रहा है और ये एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस उसमें भी कंटेन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जो ये पूरा एलिमेंट है आपका, क्योंकि ये देखो ये पूरा एलिमेंट किसका है, W1 का, और ये पूरा एलिमेंट किसका है, W2 का। और जब एलिमेंट W1 और W2 इक्वल है दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में होने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट उस साइड में भी होना चाहिए और उस साइड में भी होना चाहिए, यानी कॉमन एलिमेंट होता है जो इस साइड में भी हो उस साइड में भी हो, और यहाँ पे तो साइड इक्वली दे रखे हैं, तो दैट मीन्स ये इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, जब एक एलिमेंट W1 और W2 यहाँ पे इक्वल हो गया ना, दोनों साइड इक्वल हो गई, मतलब कि जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट उसमें होंगे, तो दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा वन माइनस अल्फा टू है, ठीक है, ये इक्वल होगा बीटा टू माइनस बीटा वन के। तो जो ये पूरा सेट है ये किस में बिलोंग करेगा आपका, ये पूरा सेट इंटरसेक्शन में भी तो होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आगे होगी, क्योंकि ये वाला सेट और वाला सेट इक्वल हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट उस साइड में होंगे वही एलिमेंट उस दूसरे साइड में भी होने चाहिए, यही तो बात होती है। अब यहाँ तो सेट इक्वल दे रखे, दैट मीन्स अगर इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे तो वो उसमें भी होगा, तो दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में हो गया। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड सफिशियंट कंडीशन, ये जो होता है हमारा, ये वाली सेकेंड कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 0 के। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो हम यहीं पे ये बात लिख देते हैं कि अल्फा वन माइनस के अल्फा टू इज इक्वल्स टू बीटा वन माइनस के बीटा टू माइनस के बीटा वन इज इक्वल्स टू 0। ये इंटरसेक्शन 0 में क्यों होगा, फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो पता चला है हमें सेकंड कंडीशन क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो ये इक्वेशन है 0 के इक्वल होगी ना। इसके बाद आपको अल्फा वन अल्फा टू को 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि आपके पास जब ऐसी कंडीशन होती है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तो आप उसमें क्या करते थे, पहले A को B के साथ रखते थे फिर B को C के साथ रखते थे। वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले A को इस 0 के इक्वल रहेंगे, दैट मीन्स अल्फा वन माइनस अल्फा टू को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर बीटा टू माइनस बीटा को 0 के इक्वल रहेंगे, और फिर इससे हमारा जो होगा एक्सप्रेशन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, दैट मीन्स पहले आप इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, मतलब इन दोनों को सोल्व करो और फिर इन दोनों को सोल्व करो। तो दैट मीन्स पहले हम क्या सोल्व करेंगे कि अल्फा वन अल्फा टू को 0 के इक्वल रहेंगे। जब आप इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो दैट मीन्स यहाँ से अल्फा वन किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा टू के। और जब आप इन्हें इक्वल रखोगे यानी कि बीटा टू माइनस बीटा वन को 0 के इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपका कि बीटा टू जो है वो किसके इक्वल है, बीटा वन के इक्वल है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमें पता चली यहाँ पे, क्या कि एक तो अल्फा वन जो है वो अल्फा टू के इक्वल है, दूसरा आपका बीटा जो टू जो है वो आपका बीटा वन के इक्वल है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 ईच एलिमेंट, किसका एलिमेंट, V का, ईच एलिमेंट ऑफ V दैट इज गामा बिलोंग्स टू V इज यूनिकली expressible as a sum
ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2। तो हैंस यहाँ से क्या पता चला हमें कि जो आपका V है वो क्या है, W1 प्लस W2, यानी कि आपने क्या कंडीशन प्रूव कर दी, डायरेक्ट सम की कंडीशन प्रूव कर दी। देखो गाइज, इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है, जैसा आपने प्रूव किया कि अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है, अल्फा बीटा 2 बीटा 1 के इक्वल है। इससे आपको यह पता चला कि आपके जो हर एक एलिमेंट है वी के, दैट इज कि जो आप वी से कंटेन कर रहे हैं गामा, ये इस तरीके से आपका एक्सप्रेस हुआ है कि आपके जो ये एलिमेंट है ना, जो आपने अभी मान के चले थे, ये समेशन के इक्वल में आपको दिखाई दे रहा है, यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि आपके ये एलिमेंट है W1 और W2 के समेशन में प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था। तो गाइज एक बार और रिवाइज करते हैं। तो देखो गाइज, थ्योरम थी आप पे द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस वी हैव टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेस W1 एंड W2 आर V इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0। तो गाइज आपको इस थ्योरम में क्या करना था, आपको यह शो करना था कि इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताओ। अब गाइज नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, हमने ये लेट कर ली चला कि डायरेक्ट सम जो है वो हम लेट करके चले। डायरेक्ट सम मतलब होता है कि वी के जो एलिमेंट है वो ऐसे लिख सकते हैं W1 प्लस W2। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट सम का रिप्रेजेंटेशन। हमने ये लेट करके चला और इस सम ये दो कंडीशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन लेट की, इसका मतलब क्या है कि वी डायरेक्ट सम है, या आपने यहाँ पे लाइन लिख ली, और आपको क्या शो करनी है, टू कंडीशन शो करनी है। तो यहाँ तक की तो बात है, आपको यही लिखी है। नाउ अब हमने क्या किया कि v को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे v जो है W1 प्लस W2 है डायरेक्ट सम। इसका मतलब क्या है कि v जो है, अगर आप हर एक एलिमेंट v के लिए, तो वो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट के इक्वली तो होगा। तो हमने यहाँ पे बात लिखी, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ v इज एक्सप्रेसिबल सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि v किसके इक्वल है, W1 प्लस W2, और ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो यानी वेरीफाई होगी। समझ में आया इतनी बात, ये किससे वेरीफाई हुई, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन थी इंटरसेक्शन। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे लेट करके चला कि एक एलिमेंट है हमारा, ठीक है, अल्फा, हमने लेट किया इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 के दिखाने हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा एलिमेंट कंटेन किया, और वो हमने कहा कि अल्फा जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इस इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं आना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, हम ये मान के चले कि हमने कहा कि इसमें एक एलिमेंट अल्फा है जो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है इंटरसेक्शन में। ठीक है, ना वो अल्फा ना ही कोई अदर एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इस अल्फा को इस तरीके से लिखा। देखो अल्फा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फा, तो वो अल्फा प्लस 0, यानी जब 0 प्लस करेंगे तभी तो वो एलिमेंट आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, अल्फा को ये लिखा अल्फा प्लस 0, पहली कंडीशन, पहला वे ये लिख लिया। दूसरा वे है ये अल्फा इक्वल्स टू 0 प्लस एल, यानी कि एक बार तो हमें अल्फा मान रहे W1 को, एक बार अल्फा मान रहे W2 को। तो जब हमने W1 को अल्फा मानना है तो W2 को 0 मानना पड़ा, क्योंकि अल्फा को अगर हम लेके चल रहे हैं और अल्फा ही लाना है तो उसमें कुछ 0 ही तो प्लस करेंगे तभी तो वो एलिमेंट आएगा। तो दैट मीन्स जो ये 0 है ये W2 से बिलोंग कर गया, फिर जो ये 0 है ये W1 में बिलोंग कर गया। तो यानी कि ये कंडीशन देखो, यहाँ पे 0 W1 में भी है, W2 में भी है, और हम बात कर रहे थे जब 0 W1 W2 में है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका 0 है वो W1 इंटरसेक्शन W2 में है। ठीक है, ये इसका मतलब है। और जब ये है और इधर से कह रहा है कि जो W1 इंटरसेक्शन W है उसके अंदर कोई 0 एलिमेंट है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लग गया, यानी कि यहाँ पे अपोजिट आ रही है बात। मतलब कहना तो हम चाह रहे थे कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन बात आ गई कि इक्वल्स टू 0 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन लग गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि भाई तुम तो कह रहे हो भाई 0 बिलोंग कर रहा, और यहाँ पे कह रहा है कि 0 बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो है यहाँ पे। तो दैट मीन्स हमारा ये सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई हो गया। बस माई बात, तो ये नेसेसरी कंडीशन थी जब हम डायरेक्ट सम मान के चले और दो इक्वेशन प्रूव किया। नाउ सफिशिएंट कंडीशन, इससे भी ईजी है। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना है, हमने ये दो कंडीशन मान ली कि जो हमने प्रूफ की ना, हमने कंडीशन मान ली, यानी वी इक्वल टू W1 प्लस W2 और इंटरसेक्शन 0 के इक्वल। नौ हमें प्रूफ करना था डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम मतलब प्लस को सर्किल में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, डायरेक्ट सम, यानी कि इसे यूनिकली एक्सप्रेस करना है इनके समेशन एलिमेंट के। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक पहले हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ली, और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि
सपोज करो मैंने कोई एक एलिमेंट वी से कंटेन किया गामा। अब वो गामा देखो यहाँ पे W1 प्लस W2 क्या कहना चाहता है, W1 W2 ये कहना चाहता है कि आपके जो एलिमेंट होंगे कि W1 के एलिमेंट W2 में होंगे, ये तो बात कहना चाह रहा है इनके समीशन की। तो अगर मैं गामा कोई एलिमेंट V से ले रही हूँ तो दैट मीन्स क्या है कि जो आपका गामा एलिमेंट है वो इन दोनों के समीशन से तो लिया जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, गामा को दो तरीके से लिखा। पहला एग्जाम्पल कि α1 प्लस β1 लिख लिया हमने। दूसरा हमने गामा को लिख लिया α2 β2। ठीक है, अब ये इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, गामा तो हमारा V हो गया, तो दैट मीन्स α1 क्या होगा W1, β1 क्या होगा W2, α2 क्या होगा W1, β2 क्या होगा W2। अब देखो यहाँ पे यही बात लिखी गई है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया है नाउ। अब इसके बाद देखो, जब कोई एक एलिमेंट इसके इक्वल भी है और वही एलिमेंट इसके इक्वल भी, दैट मीन्स अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, दैट मीन्स ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि गामा गामा दोनों इक्वल होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी गामा यहाँ भी गामा, तो दैट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि α1 प्लस β1 किसके इक्वल होगा, α2 प्लस β2 के। ठीक है, अब जब ये वाला एलिमेंट जो है ये W, अब पहले से शिफ्ट कर लो, यानी कि α1 वाले एलिमेंट को अलग कर लो, अल्फा अल्फा को, बीटा बीटा को अलग कर लो। तो α1 यहाँ पे α2 इधर है, प्लस में उधर जाके माइनस, दैट इज α1 माइनस α2। अब ये β2 है, β1 उधर जाकर करेंगे माइनस, तो β2 माइनस β1। ये एलिमेंट देखो जो बीटा है, ये वाला बीटा जो एलिमेंट है, चाहे वो β1 हो चाहे β2 हो, ये है तो W2 में ही। ऐसी अल्फा कोई सब α1 α2 है तो W1 में ही। तो दैट मीन्स W1 और W2 एलिमेंट इक्वल आ गए, यानी कि जो एलिमेंट W1 में है वही एलिमेंट सेम W2 में भी है। ये तो बात समझ में आ गई। तो दैट मीन्स कि ये एलिमेंट जो होंगे, यानी ये इक्वेशन जो होगी वो उनके इंटरसेक्शन में भी तो होगी। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, सपोज करो मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे 0 1 2 है। ठीक है, और एक सेट है 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इनमें कॉमन पार्ट होता है, जैसे 1 2, यहाँ भी 1 2, तो ये इंटरसेक्शन में। अब ये इक्वेशन इक्वल है, यानी जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें, दैट मीन्स ये पूरा सेट ही तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में होगा। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि 0 के इक्वल है इंटरसेक्शन, तो हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे। इससे पहले हम इसके साथ इक्वल रहेंगे, फिर इसे इसके साथ इक्वल रहेंगे। तो हमने क्या किया, α1 माइनस α2 को पहले 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से क्या पता चला कि α1 α2 के इक्वल है। जब हमने β2 बीटा माइनस β1 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से क्या पता चला कि β2 β1 के इक्वल है। अब इससे क्या बात क्लियर हुई, इससे आपकी ये बात क्लियर हुई कि आपका जो एलिमेंट है V, उसके अंदर वो इस तरीके, देखो V के अंदर से हमने गामा लिया था, तो गामा जो यहाँ पे यूनिकली एक्सप्रेस हो गया, यानी कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल ऐसे हो गया कि इसके जो एलिमेंट है W1 के और जो एलिमेंट है W2 के, जिसके समेशन में है, दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखो यूनिकली एक्सप्रेशन होता है α1 α2 के इक्वल होना, β2 β1 के इक्वल होना, और ये वाले एलिमेंट किसके है, W1 के, और ये वाले एलिमेंट किसके है, W2 के। ये यूनिकली एक्सप्रेस तो हो रहा है, और इन दोनों का समेशन क्या कर रहा है, V के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि V किसके इक्वल हो गया, W1 प्लस W2 के। ठीक है, इस समझ में आया, इंटरेस्टिंग थी थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डायमेंशन थ्योरम के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन थ्योरम के साथ। ठीक है।